हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाने वाला हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फ्रेंड्स, जब हम समझेंगे तो उस दौरान क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एक डायग्राम समझेंगे। उसके बाद उसके लिए हम एक ग्राफ समझेंगे जो होगा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान, तो कितनी हीट सप्लाई करते हैं और कितना हमें वर्क डन मिलेगा। और हीट सप्लाई करने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स में, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स में की इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन आता है वह कितना परिवर्तन होता है, उसकी एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आएगा, यह सब आज हम समझने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब होता है जब हम किसी को फिक्स कर दें, मतलब उसमें ना कोई वृद्धि हो ना ही कोई कमी हो, तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स कि हमने वॉल्यूम को क्या किया है, यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान फिक्स कर दिया है। इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उसमें कोई वृद्धि होगी ना ही कोई कमी होगी। तो यही हम आज समझना चाहते हैं कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए तो उस दौरान क्या क्या होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते फ्रेंड्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह आपको समझ में आ जाएगा। हमने मान लिया कि एक सिस्टम है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिख रही है। ये कोई एक सिस्टम है जिसकी हमें स्टडी करना है। उसको मैंने क्या किया, उसके पूरे वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। वॉल्यूम आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि हमारा सिलेंडर होता है, किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में मेजर करते हैं, जिसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर एरिया को ना समझें, यहाँ पर आपको एरिया टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में। तो हमने मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है उसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। और इसकी जो फिक्स किया उसको एक बाउंड्री मान लिया, बाउंड्री के बाहर जो भी एरिया है वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, और सिस्टम के अंदर जो भी सिलेंडर है उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी हुई है, गैस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गैस को हम बाहर से, सराउंडिंग से हीट देते हैं, मतलब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जब गैस को हम हीट देंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, मतलब गर्म होने के बाद एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होगी, लेकिन क्या होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम, चारों वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गैस क्या करेगी, तो चारों तरफ की सिलेंडर की दीवार है उस पर प्रेशर डालेगी। ठीक है, क्योंकि इसके हीट देने से इसके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में क्या आया कि जब हमने हीट दी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी हुई। उसके अलावा क्या हुआ, जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो गैस एक्सपेंड हुई। तो गैस एक्सपेंड हुई तो उसने क्या किया, दीवारों पर, जो हमारी सिलेंडर की दीवार है उस पर प्रेशर डाला, मतलब प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। लेकिन वॉल्यूम हमारा फिक्स है तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम फिक्स रहता है और उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है और प्रेशर में परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है, जैसे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं उसी तरह का ग्राफ बना हुआ है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर हमने क्या लिया, प्रेशर लिया है, जो कि ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाया है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया है, जो कि हॉरिजॉन्टल के आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम स्थिर है। तो इस पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हीट सप्लाई की। तो हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे थे, इधर की ओर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर की ओर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखा हमने क्या बढ़ा हुआ, हमारा प्रेशर बढ़ा। स्टार्टिंग में, सॉरी, इनिशियल पॉइंट पे हमने मान लिया क्या है, जब इसमें कोई भी हीट सप्लाई नहीं की, प्रेशर क्या है, P1 है, और वॉल्यूम हमने यहाँ पर क्या मान लिया, V1 है। मतलब वॉल्यूम इतना है और प्रेशर इतना है। तो यहाँ से पॉइंट P1 प्रेशर यहाँ पर इस लाइन पे मिला। अगर दोनों पॉइंटों को मिलाना चाहे तो कैसे मिलेंगे, यहाँ से डॉट डॉट जाएंगे। वॉल्यूम मान लिया मैंने यहाँ पर है पॉइंट 1, इसको ऊपर जाएंगे, दोनों पर जहां पर कट करेंगे उसको मैंने पॉइंट मान लिया 1, मतलब स्टेट 1 है जो अभी पोजीशन है। अब इसके बाद हमने हीट सप्लाई की। इसके बाद जब इसको हीट सप्लाई की गैस को, तो गैस का टेम्परेचर परिवर्तन हुआ, उससे इसकी दीवारों पर वह प्रेशर डालेगी, मतलब प्रेशर में परिवर्तन होगा।
हमने मान लिया P1 से प्रेशर बढ़कर कितना हो गया, P2 हो गया जब हमने हीट सप्लाई की, तो P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम कैसा फिक्स है हमारा, तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना वॉल्यूम यहाँ था उतना ही है। तो यहाँ से पॉइंट मैंने ऊपर की ओर बढ़ाया और जहां पर प्रेशर बढ़ के P2 पहुंच गया वहां से इधर की ओर बढ़ाया, तो हमें दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है एक दूसरे को कट किया, वह क्या मिल गया, 2 मिल गया, वह स्टेट मैंने मान ली 2। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इक्वल टू V2 होगा, मतलब स्टेट 1 और 2 दोनों पर ही वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। जबकि प्रेशर में क्या परिवर्तन है, हीट सप्लाई करने के बाद प्रेशर यहाँ क्या है, P1 और P2। हमें प्रोसेस क्या मिली, 1 से 2, लेकिन प्रेशर में परिवर्तन दिखा और वॉल्यूम में क्या दिखा, कांस्टेंट। मतलब जो खड़ी लाइन दिख रही है आपको कहीं भी ऐसी दिखे खड़ी लाइन पीवी डायग्राम में, तो समझ जाना क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम इधर को बढ़ नहीं रहा है, एरो जो दिख रहा है किधर को, ऊपर को बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम इधर को कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। पॉइंट 1 पर जितना वॉल्यूम है उतना ही पॉइंट 2 पर वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स ये पीवी डायग्राम था, आपको समझ में आया होगा। अब पीटी डायग्राम और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में कुछ प्रेशर होगा गैस का और कुछ टेम्परेचर होगा उसके मॉलिक्यूल्स का। तो हमने मान लिया इस पॉइंट पे, इस लाइन पे क्या दिखाया, टेम्परेचर दिखाया इधर बढ़ते हुए। यहाँ पर क्या है, इसका जो अभी नॉर्मल पोजिशन में टेम्परेचर T1 है और प्रेशर क्या है, P1 है। अब जब इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या होगा, इसके प्रेशर में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हमने मान लिया टेम्परेचर बढ़कर क्या होगा, T2 हो गया और प्रेशर बढ़कर क्या हो गया, P2 हो गया। तो यहाँ से ये पॉइंट मिलाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, इधर से पॉइंट इधर में आए तो यहाँ पर दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। और स्टेट 1 का क्रॉस सेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। यह शो करा रहा है किस तरह इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है हीट सप्लाई करने के बाद। तो आप देख रहे हैं ए वाला एरो क्या शो करा रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल इंटेंसिटी से बढ़ रहे हैं, सीधा इंक्लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर का जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो। अब फ्रेंड्स इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं, उसके बाद इसका वर्क डन निकालेंगे, इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, हीट सप्लाई निकालेंगे और चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं। तो 1 बाय 1 इसको निकाल लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए फ्रेंड्स ऐसा आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं, फिर हम कुछ कंसीडर करें। जैसे कि हमने मान लिया m kg क्या है, कुछ गैस है, मास m क्या है, m मास। ठीक है फ्रेंड्स, m क्या करा रहा है, m kg मास। मास क्या होता है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे 2 kg 3 kg 4 kg, ये क्या कराता है, मास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें इसको। तो यहाँ पर m kg हमने क्या मान लिया, गैस का मास है। ठीक है, और वह कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटेड हो रही है। उसकी इनिशियल स्टेट क्या मान ली मैंने, 1 मान ली, और फाइनल स्टेट क्या मान ली, 2 मान ली। ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियल स्टेट हुई, वहां पर हमने P1 V1 T1 टेम्परेचर मान लिया है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर मान लिए इनिशियल स्टेट 1 पर, और फाइनल स्टेट 2 पर हमने P2 V2 और T2 क्या मान लिए, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर मान लिए। अब फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशनशिप होता है उसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप होता है, गैस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा PV इक्वल टू MRT। क्या पढ़ा होगा, PV इक्वल टू MRT। प्रोसेस 2 है तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू MRT1। इस तरह P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT2। उसी के अकॉर्डिंग ये गैस इक्वेशन निकलती है, P1 V1 अपॉन T1 और P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स इसमें परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, तो V1 V2 कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर क्या है, एक समान वॉल्यूम है, मतलब V1 और V2 कैसे एक समान। तो V1 की जगह अगर हम V2 लिखते हैं तो V2 यहाँ पर भी हो जाएगा, V2 यहाँ पर भी हो जाएगा, या यहाँ V2 की जगह V1 लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों मतलब V1 V2 एक समान होंगे, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर V1 इक्वल टू V2 होता है, तो P1 अपॉन T1 बचा, P2 अपॉन T2 बचा। तो ये जो पीवीटी रिलेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए हमें याद रखना है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T1। प्रेशर है स्टेट 1 पर और टेम्परेचर स्टेट 1 पर, ये प्रेशर है स्टेट 2 पर और ये टेम्परेचर स्टेट 2 पर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन भी निकालते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये वर्क डन का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है तो ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, हमने जो हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है उसके दौरान हमने बताया था वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वही वर्क डन का फॉर्मूला पूरे थर्मोडायनेमिक्स में चलेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन।
तो हम जानते हैं वर्क क्या होता है, पाथ प्रोसेस होता है। क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन को हम कैसे शो कराते हैं? 1 से 2 प्रोसेस। क्या दिखा रहा है? 1 से 2 प्रोसेस। ठीक है, जबकि यहाँ इक्वल टू होता प्रेशर ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1। ये प्रेशर और V2 V1 क्या है? ये पॉइंट फंक्शन है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, वह क्या होती है? पॉइंट फंक्शन। इसलिए V2 V1 लिखा। पाथ को और पॉइंट फंक्शन को शो कराने का तरीका आप समझ गए होंगे। पाथ को हमेशा इस तरह शो कराते हैं, 1 से 2 प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, और जबकि पॉइंट को हम डायरेक्ट P1 V1 T1 T2 इस तरह दिखाते हैं। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 कर दिया। अब हम जानते हैं इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। अगर हम V1 की जगह V2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि V1 V2 इक्वल है, तो V2 V2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई P में होगा तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया है V2 इक्वल टू V1। ऐसा भी लिख सकते हैं, V2 की जगह V1 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या आएगा? जीरो आएगा। तो वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान कैसा होता है? जीरो होता है, क्योंकि पिस्टन एक्सपेंड नहीं हो पाती है, फिक्स रहती है, आगे पीछे कहीं घूम नहीं पाती है, तो हमारा कोई भी वर्क डन नहीं मिलता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये प्रूव किया है कि वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जीरो होता है। अब हम करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। मतलब जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, उनकी एनर्जी में क्या परिवर्तन होता है, उसी को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो उसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है, इस सभी प्रोसेस के लिए एक समान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लें, सभी प्रोसेस में समझाऊंगा, एक समान होगा। ये यहाँ डेल यू भी लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? ये थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज है, तो क्या है? पॉइंट फंक्शन है। इसलिए हमने क्या लिखा है? U2 माइनस U1। और टेम्परेचर भी क्या है? पॉइंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? T2 माइनस T1। तो MCV T2 माइनस T1 ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पर दिख रहा है डेल यू भी लिख सकते हैं। U1 U2 क्या है? इनिशियल 1 और इनिशियल 2 पर क्या है? इंटरनल एनर्जी। M क्या है? गैस का मास है। CB क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। T2 और T1 क्या है? टेम्परेचर। एक टेम्परेचर किस में लेंगे? हम केल्विन में लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में दिए हैं तो 273 से प्लस करके हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे, जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। अब हीट सप्लाई कितनी होती है उसको भी निकालना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हीट सप्लाई निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैंने डेरिवेशन बताया था, उसमें मैंने स्टेटमेंट बताया हुआ फ्रेंड्स कि जो Q इक्वल टू होता है वह होता है डेल यू प्लस W। अब प्रोसेस 1 से 2 की बात कर रहा है, तो जी हीट एंड वर्क क्या है? हमारे पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन को हम कैसे शो कराते हैं? जो प्रोसेस होती है 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस। और जो इंटरनल एनर्जी है यह क्या है? पॉइंट फंक्शन है, तो हम पॉइंट शो कराएंगे U2 माइनस U1, या डेल यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखें हम इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? वर्क डन क्या है? जीरो, यहाँ पर दिख रहा है। तो वर्क डन इस प्रोसेस के दौरान जो हीट सप्लाई है, जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला उसके दौरान क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? Q इक्वल टू U2 माइनस U1। अगर U2 माइनस U1 बचता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या होता है? MCV T2 माइनस T1। तो इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। दोनों में लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं W जो वर्क डन है प्रोसेस 1 से 2 के दौरान हुआ, क्या हो गया? जीरो हो गया। हमारे पास बचा U2 माइनस U1 जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके इक्वल जो मैंने जस्ट ऊपर निकाल चुके हैं MCV T2 माइनस T1, तो इसको डायरेक्ट पुट कर दिया इसकी जगह। तो हमारी हीट सप्लाई भी कितनी हो जाएगी? MCV T2 माइनस T1। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। M क्या है? गैस का मास। CB क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Q 1 से 2 क्या है? प्रोसेस 1 से 2 के दौरान जो हीट सप्लाई की गई। और ये T2 माइनस T1 क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन। अब इसका एक पॉइंट और है चेंज इन एंथैल्पी, उसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, चेंज इन एंथैल्पी जो एनर्जी की रहती है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो भी एंथैल्पी इसके इक्वल होता है, जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, प्लस उसके प्रेशर वॉल्यूम में जो भी प्रोडक्ट रहता है, जो भी गुणनफल रहता है, उसके योग के बराबर रहती है। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 है, तो उसके दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, H क्या है? एंथैल्पी का सिंबल है। U2 माइनस U1 जो डेल यू रहता है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? प्रोसेस 1 से 2 है, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि प्रोसेस 1 से 2 हो रही है। अब ये U2 माइनस U1 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? MCV T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम परिवर्तन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है हमने क्या किया? U2 माइनस U1 की जगह क्या रख दिया? MCV T2 माइनस T1। अब P2 V2 और P1 V1 की वैल्यू लिख सकते हैं गैस के जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग। क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू MR T1,
P2 V2 इक्वल टू होता है mr T2। तो इस दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की जगह mr T1 और mr T2, तो इन दोनों की जगह हम पुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया मैंने P1 V1 और P2 V2 इक्वल टू क्या होता है, इसको इन दोनों की जगह पुट कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर दिख रहे हैं mr इससे कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है, तो मैं एक बार में ही पूरा मैथमेटिक इसका समझा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, mr कॉमन ले लिया, तो T2 माइनस T1 इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर दिख रहा है m कॉमन है, T2 माइनस T1 है, इधर भी m और T2 माइनस T1 है, तो इसका कॉमन m T2 माइनस T1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इससे C भी बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, R बचेगा। अब हम जानते हैं CP माइनस CB इक्वल टू होता है R, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो CP प्लस CB प्लस R है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP। कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा CP माइनस CB इक्वल टू होता है R, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB प्लस R। तो हम CB प्लस R की जगह क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, CP लिख देंगे, तो m CP T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m CP T2 माइनस T1। तो फ्रेंड चेंज इन एंथैल्पी का भी फॉर्मूला आ गया। इस सभी फॉर्मूले अप्लाई होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।